here the measure is, so it becomes तो ये क्वेश्चन है उस संख्या को पहचानो जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो हम लोग 196 को क्या कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 121 को हम लोग 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 256 को हम लोग 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 252 को किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो ये हो गया स्क्वायर माइनस ऑफ 4। तो 252 क्यूबटेंट है। उस संख्या को पहचानो जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो हम 2 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1। फिर हम 9 को लिखेंगे 2 पे क्यूब प्लस 1। फिर हम 28 को लिखेंगे 3 पे क्यूब प्लस 1। फिर 1 पे 6 को लिखेंगे 4 पे 4 का, वो यहाँ 64 छूट गया। तो उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1। 9 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 1। फिर हम 28 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 1। फिर हम 64 को तो नहीं लिख सकते, 4 का क्यूब भी 64 होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1। फिर 217 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब प्लस 1। फिर 344 को हम 7 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसे 8 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इन सारे सीरीज में से हमें ये डिफरेंट लगा, तो 64 जो है वो डिफरेंट है। तो एक रिलेशन है स्कूल टीचर और स्टूडेंट में। तो हम यहाँ देख हमारे पास 4 ऑप्शन है A B C D। तो पहले हमें ये सोचना होगा कि स्टूडेंट और टीचर में किसी भी तरह का इंटरसेक्शन नहीं है, और स्कूल के भीतर टीचर और स्टूडेंट दोनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये हो जाएगा टीचर, ये हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा स्कूल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन है 5 छात्रा एक कतार में खड़े और 5 छात्राओं के नाम है सुमन, प्रणव, कुमार, राजू और दीना। तो यहाँ कहा गया है कि सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है। तो हम एक बार इसमें 2 कॉम्बिनेशन बनता है, या तो सुमन आगे है और प्रणव इस तरीके से, या प्रणव जो है सुमन के साथ इस तरीके से खड़ा है। 2 तरीके से खड़ा है। अब हम क्या कह रहे हैं, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। मतलब जो है वो दीना के बगल में नहीं खड़ी है। तो मतलब दीना ना ही यहाँ हो सकता है और ना ही यहाँ हो सकता है। तो दीना किस तरफ हो सकता है, हमेशा वो प्रणव के बगल में ही हो सकता है। तो बीच में हम लिख देते हैं सुमन। तो अब क्या है, अब कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो बाया, तो कुमार जो है राजू के बगल में है। तो राजू जो है सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो राजू इस तरीके से होगा, उसके बगल में कुमार होगा। और क्या कहा गया है, बीच में कौन खड़ा है। तो सुमन और प्रणव के बगल में मैंने कह दिया था कि सुमन जो है सुमन का साथ नहीं रहेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा सुमन, प्रणव, दीना। तो बीच में कौन खड़ा है, बीच में सुमन खड़ी है बीच में। तो सुमन इज द राइट। तो एक क्वेश्चन है D = 7 और G = 7, इसमें जस्ट गार्डन का वैल्यू कितना होगा हमें ये पता करना है। तो हम देख रहे हैं कि ABCD जो है वो हमेशा सॉरी यहाँ D = 4 होगा। सो D = 4, G = 7, तब गार्डन का वैल्यू पता करना है। तो हमें दिख रहा है कि ABCD जो चौथी नंबर पे D आता है वही D है, और GB
ए बी सी डी एफ जी वो भी 7वें नंबर पर आ गए, तो हम ए बी सी डी करके ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो गार्डन का वैल्यू तो हमें 7 मिल गया, प्लस ए का वैल्यू 1, प्लस आर का वैल्यू, आर कहाँ पे, यहाँ पे, तो 5 या 15 और 3 18, फिर प्लस हो गया। अब हम डी के लिए कहते हैं, डी का वैल्यू दिया गया है 4, ई का वैल्यू हो जाएगा 5 और एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 5, 5 10 और 4 14। तो टोटल सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 18 8 26, 26 4 30, 30 और 5 35, 35 और 14 49। सो ये क्वेश्चन है 1 3 5 11 2 21 43 85 171। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ 1 से 3 में जाना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1। फिर हमें 3 से 5 में जाना है, 3 इंटू 2 माइनस 1। फिर हमें 5 से 11 जाना है, 5 इंटू 2 प्लस 1। फिर हमें 11 से 21 जाना है, तो 11 दूना 22 माइनस 1। तो ऐसे करते करते हम जाएंगे, तो यहाँ लास्ट में क्या बचेगा 171 इंटू 2। पहले हमें देखना है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे प्लस 1 करके आएगा, फिर यहाँ पे माइनस 1 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस 1 आएगा, तो यहाँ माइनस 1 आएगा। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 171 इंटू 2 माइनस 1। तो 2 कम 2 7 से 50 7 मेरा 1 तो इज टू 5 4 1। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया, 2 एकम 2 7 दुगनी 2 3 2 और 1 342, 342 माइनस 1 इज 341। तो ये क्वेश्चन है। तो चिल्ड्रन को इस तरीके से लिखा गया था, मूवमेंट को हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी और एल आपस में इंटरचेंज हुए, एच आई आपस में इंटरचेंज हुए, डी एन आपस में इंटरचेंज हुए और आर डी आपस में इंटरचेंज हुए। तो उसी तरीके से हम भी ये कर लेते हैं, एम को ई से और ओ भी को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ई डी ओ ई। उसी तरीके से यहाँ एम और टी इंटरचेंज हो जाएगा, ई और एन इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा टी, तो ई और एन की जगह एन और यहाँ पहचानना है। तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ ए ऑप्शन को कि लास्ट से शुरू हुआ है और उसके बाद से प्रोग्रेस किया है। तो ए बी सी डी सही है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड सही है, आई जे के एल सही है, पी यहाँ गलती है, यहाँ पे पी की जगह एस आ गया है जबकि क्यू होना, तो डी इज ऑड। तो एक क्वेश्चन है, एक थैले में रुपए 1, रुपए 2, रुपए 5 के मूल्य वर्ग के रूप में टोटल 420 रुपए है और रुपए 1, रुपए 2 तथा रुपए 5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5 है।
तो थैले में ₹5 के कितने सिक्के, तो हम मान लेते हैं कि थैला में 1 रुपए का की कुल संख्या 8x है, और फिर थैले में 2 रुपए के सिक्के का कुल संख्या x है, और थैले में 5 रुपए का सिक्के की संख्या 5 ऑफ x है। तो टोटल चाहे तो 20 रुपए है, तो हम 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल 420 रुपए है। तो हम x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10, 35 ऑफ x इज टू 420, तो x इज टू 420 डिवाइडेड बाई 35, तो ये कट के फाइनली आ जाएगा 12। तो 5 रुपए की सिक्कों की कुल संख्या 5x थी, तो x का वैल्यू आ गया है 12, तो टोटल 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 रुपए है। तो एक क्वेश्चन है, यदि P Q से 40% कम है, मतलब हम तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि Q इज इक्वल्स टू 100 था, तो P क्या हो जाएगा, 100 का 60% हो जाएगा, तो 100 का 60% 60 ही होता है। तो कहा गया है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो Q माइनस P करते हैं डिवाइडेड बाय P हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है हमें, तो 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 40 बाई 60 इंटू 100 इज इक्वल्स टू आ जाएगा टोटल 66.66%। तो क्वेश्चन जो रखा है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 13 घंटा, ऑप्शन बी 18 घंटा, ऑप्शन सी है 21 घंटा, और ऑप्शन डी है 46.8 घंटा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शन है वो घंटा में दिया हुआ है, और यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो भी किलोमीटर में दिया हुआ है, लेकिन सोनू की जो ये चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर आते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें 20 को 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम लोग ये फॉर्मूला जानते ही हैं, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि समय इज इक्वल्स टू दूरी डिवाइडेड बाय चाल, मतलब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो चलिए हम इसे इस टाइप सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना समय लगेगा, समय इज इक्वल्स टू दूरी कितना था 936 किलोमीटर, और ये इसकी चाल 72 किलोमीटर आ गई, तो 72 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना लग जाएगा 13 आवर्स लग जाएंगे, तो 13 घंटे लग जाएंगे। तो सही आंसर ए है। तो एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात ₹4770 में बेचा गया है, वस्तु की अंकित मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जिसको हम MRP कहते हैं, वो x है। तो x पे छूट मिला, कितना प्रतिशत का छूट मिला, उससे हमें घटाना होगा, तो हमें उसका 15% का छूट मिला, और तो टोटल फिर कितना दाम हो गया उसका 4777। तो यहाँ आ जाएगा 85x बाई 100 इज टू 4777। तो x इज टू आ जाएगा 4777 इंटू 100 डिवाइड बाई 85। तो फाइनली x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया हमारा 5620 रुपया। तो ये क्वेश्चन है u इज टू v इज टू 4:7 एंड v इज टू w इज टू 9:7। तो हमें u का वैल्यू दे दिया है और w का वैल्यू निकालना है। तो
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें डायरेक्टली u और v का अनुपात नहीं है मिला है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि दोनों में v कॉमन है, तो हम v का जो वैल्यू है उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो u इस टू v को हम क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और v इस टू w को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फाइनली क्या आ जाता है 36 इस टू 63 और यहाँ पे आ जाएगा 63 इस टू 49। तो हम देख रहे हैं अब दोनों में v का जो रेशियो है वो 63 हो गया है, दोनों जगह बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि u इस टू w इज इक्वल्स टू 36 इस टू 49। तो अब हम यहाँ पे u का वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे हम पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो w इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा u इंटू 49 डिवाइडेड बाई 36। तो फाइनली हमारा आ जाएगा w इज इक्वल्स टू u का वैल्यू कितना दे रखा है, u का वैल्यू हमें दे रखा है 72 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 36। तो 36 गुना 72 होता है। w इज इक्वल्स टू 98। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है एक राशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये होती है और 6 वर्षों में वो 11,076 हो जाती है, तो राशि क्या है। तो अगर 5 वर्षों में 10,650 हो रहा है, 6 वर्षों में 11,076 हो रहा है, तो अगर दोनों को घटा लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ब्याज था उतना एक साल का, तो एक साल का ब्याज हो जाएगा 11,076 माइनस 10,650 बराबर क्या आ जाएगा 426 रुपये आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो राशि P थी, P प्लस अब ये जो 426 है 1 वर्ष का ब्याज है, तो हम मान लेते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसका 5 गुना हो जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज हो गया था 10,650। तो P का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से 10,650 माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 2,130 आ जाएगा। तो फाइनली P का वैल्यू आ जाएगा 8,520। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। मनीष ने ₹225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा ₹162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी। तो ऑफकोर्स अगर उसने 225 में खरीदे हैं और 162 में बेच रहा है तो वो लॉस कर रहा है। तो हम निकाल लेते हैं कि उसका जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 7 किताबों के लिए था तो 7 इंटू 225 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1575 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 7 इंटू 162 बराबर कितना हो जाएगा 441। तो दोनों को घटा लेंगे, तो दोनों को घटाने पर आ जाएगा नो 11 आ जाएगा यहाँ 1134। तो दोनों को घटाने पर हमें मिल जाएगा 1575 माइनस 1134 इक्वल्स टू 441। तो इतने रुपए की हानि होगी। तो ये क्वेश्चन है यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षणों A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 एंड A5 माइनस 100 का औसत क्या होगा। पहले जो दिया गया है हम वो लिख लेते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 5 इक्वल्स टू n। तो हमें इनका इन नंबरों का निकालना है। तो A1 माइनस 100 प्लस A2 माइनस 100 प्लस A3 माइनस 100 प्लस A4 माइनस 100 प्लस A5 माइनस 100 डिवाइडेड बाई n हमें निकालना है।
सम जो हो जाएगा टोटल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 माइनस 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5। तो दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा, इससे भी और इससे भी। तो इसका वैल्यू हमें पता है n, और 5 से 5 कट जाएगा तो 100 बचेगा। तो n माइनस 100 इसका आंसर है। तो एक क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का 1/d इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b होता है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की जगह 6 और बी की जगह 8। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 14 इज टू, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 48 ले लेते हैं। तो 8 48 प्लस 6 6 12 13 14 डिवाइडेड बाय 48। तो डी इज टू क्या हो जाएगा, डी इज टू हो जाएगा 2 से काट लेते हैं तो 24 डिवाइड बाय 7। तो 24 डिवाइड बाय 7 दिन लगेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे इसका बस वैल्यू निकाल लेना है। तो इससे हम लिख सकते हैं 11/2 माइनस, और इसे लिख सकते हैं 4 3 12 12 और एक 13/4 प्लस 6 माइनस 4, और ये डिवाइड में है तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 11/2 माइनस 4 एलसीएम ले लेते हैं 30 प्लस 24 माइनस 8। तो 11/2 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ यहाँ हमें मिल जाएगा 7 और 37 माइनस 8 29 डिवाइडेड बाय 4। तो और सिंप्लीफाई से कर लेते हैं तो टोटल क्या आ जाएगा, -7/4 आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन दिया है, राजेश 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं पॉइंट ए राजेश का घर है और पॉइंट बी उसका दफ्तर है। तो यहाँ का डिस्टेंस जो है वो डी मान लेते हैं। तो 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 टाइम होता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, या वेलोसिटी होता है या स्पीड बोल सकते हैं। तो जब वो ए से बी जाता है तब उसे टाइम कितना लगेगा, बी डिवाइडेड बाय 25। और जब वो दफ्तर से घर जाता है तब उसे कितना टाइम लगेगा, बी बाय 20। तो टोटल उसे कितने लग जाते हैं टाइम, 9 घंटे। तो दोनों का सम कर लेंगे हम लोग, d/25 प्लस d/20 इज इक्वल्स टू 9। सो फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, हमें d का वैल्यू मिल जाएगा 100 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी मिलकर सेम काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो मैंने पहले वीडियो में ये बताया था कि एक फॉर्मूला होता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 1/d। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें d गिवन है, d इज इक्वल्स टू 35। तो और भी हमें कुछ गिवन है वो हम, और हमें ये दे रखा है कि ए और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/60। तो फाइनली आ जाएगा 1/60 प्लस 1/d
b इज इक्वल्स टू 1 बाय b कितना था 35, सो 1 बाय b इज इक्वल्स टू 1 बाय 35 माइनस 1 बाय 60, तो कितना आ जाएगा यहाँ से तो यहाँ से आ जाएगा 84 टोटल, तो b इज इक्वल्स टू 84। तो ये क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं जो राशि है वो P है, ब्याज दर जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं उसको R मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n इज इक्वल्स टू अमाउंट। तो अमाउंट पहले क्या था 5 गुना हो गया था, तो ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जहाँ पे P जो है प्रिंसिपल अमाउंट, R इक्वल्स टू इंटरेस्ट का रेट और n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप पुट करके हम वैल्यू निकालते हैं। P ऐसे ही रहेगा, R ऐसे ही रहेगा, n की जगह 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाता है 5 गुना हो जाता है। इसको ले लेंगे क्वेश्चन 1। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, 125 गुना हो जाता है, तो 5 वर्ष कितने वर्षों में, n वर्षों में वो हो जाता है 125 गुना, तो हम n मान लेंगे 125। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में मिटा देता हूँ। सो P से P कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पे पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 5। ये ऑब्टेन हुआ है इक्वेशन 1 से। अब दूसरा इक्वेशन 2 में भी P और P कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पे पावर n इज इक्वल्स टू 125। अब हम देख रहे हैं कि 1 प्लस R बाई 100 और 1 प्लस R बाई 100 दोनों जगह कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस R बाई 100 का को एलिमिनेट करके क्यूब को 5 की तरफ लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनली 100 इज इक्वल्स टू 5 पे पावर 1/3। सो अब हम इक्वेशन 4 लिख देते हैं। इसको इक्वेशन 4 में इसका वैल्यू 1 प्लस R बाई 100 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 1/3 ऑफ n इज इक्वल्स टू 125। तो हम लोग 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 5 पे पावर n बाई 3 इक्वल्स टू 5 पे क्यूब। सो n बाई 3 इक्वल्स टू 3 कंपेयर किया गया है, तो n इक्वल्स टू 3 डिवाइड में है, तो इक्वल्स टू के उस साइड चले जाने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9। तो ये क्वेश्चन है, एक गेंदबाज लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब हमें समझना होगा, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो रिपीट किया गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 4 बार रिपीट किया है और मैक्सिमम 2 ही सबसे ज्यादा रिपीट किया है, बाकी सारा 5 भी 3 बार है, तो इसका बहुलक या मोड हो जाएगा 2। तो एक क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 220 रुपए है तथा लाभ जो है मतलब प्रॉफिट 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य इक्वल्स टू क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का x%। तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य दे दिया है 220 प्लस 220 का 20%, तो क्या हो जाएगा फाइनली
25 554 तो 2 और 64 रुपये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें का दिख रहा है, का मतलब गुना होता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसे तोड़ लेते हैं, 10 या 30 और एक 31, 31 डिवाइडेड बाई 3, ये भाग में है तो हम पहले क्या करते, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, का मतलब होता है गुना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये बोर्ड मास का रूल है। बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद प्लस माइनस, ये है बोर्ड मास का रूल। तो ये बोर्ड मास का रूल है। तो अब हम फिर क्या करते हैं, 31/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 5/3 से और मल्टीप्लाई को वैसे ही रख देते हैं। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करने पर 41 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा और 3 3 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 31 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ एक गलती है, हमें का यहाँ पे बोला गया है तो पहले हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, पहले हमें इसको इसके साथ इंक्लूड करना होगा। तो फाइनली आ जाएगा 35/3 डिवाइड 5/3 इंटू, यहाँ सॉल्व करने पर 41/3 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास आ गया 33/9 इंटू 9/205 टू 93/205। तो एक क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो जैसा हम एक कमरा देख रहे हैं, सबसे जो छड़ है वो हम इस तरीके से रखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा स्पेस ले सके, तो वो पॉइंट ए और ई हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ए और ई जो है उसको निकालने के लिए पहले हमें ई और सी जानना पड़ेगा और ए और सी जानना पड़ेगा। तो ए और सी का मतलब क्या है, 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, फिर उसका रूट ओवर हो जाएगा। ये हमें पता चल गया है ए सी, और हमें ई और सी पता है 16, तो हमें ए और ए भी पता चल गया। तो ए इक्वल हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया ये तीनों का स्क्वायर करके सम करके रूट ओवर कर देना। तो फाइनली कितना आ जाता है, इक्वल्स टू 29 मीटर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों को एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है। तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि सारे 22 स्टूडेंट्स का A1 प्लस A2 डॉट 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 प्लस A और 22 डिवाइडेड बाई 22 जो कुछ कितना 31 है। यही अगर हम अध्यापक का वजन शामिल करने पे तो लिख देंगे, मान लेते हैं हम कि अध्यापक का जो वजन है बी है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसे भी मिटा देते हैं, दिक्कत हो रहा है। A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A22 प्लस अध्यापक का वजन डिवाइडेड बाय 23 हो जाता है। तो यहाँ 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो पहले 31 था, अब हो गया 32। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम एक सम ऑफ द 22 स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द 22 स्टूडेंट्स का सम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, वजन हमारा टोटल आ जाएगा 682
A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A22 इज टू आ जाएगा 682। और यहाँ पे अगर हम सम निकालें तब A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A22 प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 23 इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 736। तो हमें पता चल गया है कि A1 से लेके A22 का जो सम है 682 है, तो हम इसमें एलिमिनेट कर देते हैं। तो इतना का वैल्यू है 682 प्लस यहाँ पे B लिख दिए 736, तो B का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया 54 kg। तो अध्यापक का वजन क्या है, 54 kg है। तो एक क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या, मतलब उसके आधार का जो रेडियस है उसको त्रिज्या बोला गया है 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर ₹14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने की कुल खर्चा कितना होगा। तो शंकु होता कैसा है, ये रहा शंकु, ये हो गया R, ये हो गया H, ये हो गया L। तो हमें क्या पता है, इसके जो बाहर का टोटल क्षेत्रफल है वो पाई आर एल होता है। तो हमें पाई आर एल होता है, तो हमें एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम एच और आर का वैल्यू पुट कर देंगे। ऊंचाई 16 है और त्रिज्या 30 है, तो 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू एल का वैल्यू कितना आ गया, एल का वैल्यू आ गया 34 सेंटीमीटर। तो हम पाई आर एल लगा के हम शंकु के बाहर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एरिया पाई आर एल इक्वल्स टू 2/7 इंटू 30 इंटू 34। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 3205.71 स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं वैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रंगने का रेट है वो ₹14 है। तो टोटल का रेट क्या होगा, 14 इंटू 3205.71 इक्वल्स टू is that 44880। तो ये क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग को हम लोग स्क्वायर कहते हैं, तो इसके सारे साइड्स का जो लेंथ है वो a मान लेते हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो a स्क्वायर होता है, और इसके विकर्ण की लंबाई √2a होती है। आप इसे पाइथागोरस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, a√a² प्लस a स्क्वायर, आखिरकार यही आ जाता है। तो ये हमें 10√2 दे रखा है, तो इसे हम a का वैल्यू पता कर लेंगे, a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 पे स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 11 है इस टू 169, तो 13 का स्क्वायर होता है, और 13 को 11 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से 18 आ गया यहाँ, 18 इस टू 18 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है, 18 और 2 20, 20 का स्क्वायर 400। तो ये क्वेश्चन है, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 11 है इस टू 169, तो 13 का स्क्वायर होता है, और 13 को 11 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से 18 आ गया यहाँ, 18 इस टू 18 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है, 18 और 2 20, 20 का स्क्वायर 400।